नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 के ऊपर होने वाला है। बात करें, पेपर नंबर 4 का नाम बताया गया है संस्कृति का समाजशास्त्र। ठीक है, क्या बताया गया है? संस्कृति का समाजशास्त्र। इसमें खंड आ वाले सेक्शन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और आप सभी को पता है खंड आ का मतलब होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। बस आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और हमें सुनते रहना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, संस्कृति क्या है आपको यहाँ पे बताना है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृति से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा विचारों से है जो व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। इस अर्थ में संस्कृति वह शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के अनुकूल करना सीखता है। ठीक है, क्या होना? समाज के अनुकूल, जिस प्रकार से समाज चल रहा है उसी के अनुकूल वो रहना, चलना, बैठना, उठना सब कुछ सीखता है। ठीक है, आगे लिखना है आपको कि मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, वह इस प्रकार वह किसी न किसी व्यवस्था को विकसित करता है। ठीक है, यह संपूर्ण व्यवस्था ही संस्कृति कहलाती है। मतलब कह रहे हैं कि जो कोई भी मनुष्य होता है उसकी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत होती है, जैसे खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, वस्त्र वगैरह। ठीक है, इस प्रकार से। और व्यक्ति अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति भी करता है। ठीक है, और कहते हैं इस प्रकार वह किसी न किसी व्यवस्था को क्या करता है? डेवलप करता है, विकसित करता है। यह संपूर्ण व्यवस्था ही आपकी क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपके कुछ समाजशास्त्री भी आ जाते हैं। जैसे मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय ने लिखा है कि संस्कृति में पूर्णतया का समानिष्ट पूर्णता की समष्टि तथा ज्ञान की खोज का समावेश होता है। ठीक है, आगे आपके आ जाते हैं टी.एस. इलियट महोदय। उन्होंने लिखा है जीवन संस्कृति का एक अंग है परंतु इसके विशाल रूप के विषय में मानो अनभिज्ञ रहता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कौन किसके बारे में? तो रॉबर्ट ब्रेस्टीड के बारे में लिखेंगे। तो उन्होंने लिखा है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, संस्कृति सांस्कृतिक, एक मिनट, हाँ, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने और कब किस पुस्तक में दिया, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है? W.F. आगवर्न। किसने? आगवर्न ने अपनी पुस्तक किसमें? सोशल चेंज 1992 में जो आई थी उसमें किया है। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक संघर्ष किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यह संघर्ष दो संस्कृतियों के बीच पाया जाता है। वास्तव में जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो पर संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति विरोध क्रिया एक साथ ही पाई जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब क्या होता है कि दो संस्कृति एक साथ आ जाती हैं तो उसमें जो है क्या होता है कि पर संस्कृति ग्रहण, मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे से वो चीजें ग्रहण करती हैं और कुछ ना कुछ एक दूसरे का वो विरोध भी करती हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ पाई जाती हैं जब हमें यह भय हो जाता है कि दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति पर प्रभावी होती जा रही है तो हम उस संस्कृति का घोर विरोध करते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कि यहाँ तक कि उसके अच्छे तत्वों का भी विरोध करने लगते हैं। इस प्रकार दूसरी संस्कृति को सामंजस्य करने में कठिनाई आती है और फलस्वरूप दोनों संस्कृतियों में संघर्ष छिड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है संस्कृति संघर्ष के बारे में बता पाएंगे। सिंपल सा है, आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि जब दो संस्कृतियां आपस में मिलें तो क्या होता है, ये कुछ चीजें वो एक संस्कृति दूसरे से चुराती है, दूसरी संस्कृति पहले से चुराती है। और अगर मान लीजिए उनको जब ये डर होने लगता है कि कहीं पहली संस्कृति दूसरे के ऊपर या दूसरी संस्कृति पहले के ऊपर हावी ना हो जाए तो वो एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं और विरोध में वो जो अच्छाइयां भी होती हैं उनको भी नकारने लगते हैं। बस यही आपका सांस्कृतिक विरोध कहलाता है। सिंपल सी बात है, आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न, चौथा नंबर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भौतिक संस्कृति क्या है, का क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं
मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य के लिए का किया गया है, ठीक है, इसे हम छू सकते हैं। भौतिक संस्कृति आदमी समाज की तुलना में आधुनिक समाज में अधिक पाई जाती है, ठीक है, आदमी कह रहे हैं, आदिम समाज मतलब कह रहे हैं कि जो भौतिक संस्कृति है मेरे प्यारे दोस्त, ये बनाई जाती हैं मनुष्य के लिए, किसके लिए, मनुष्य के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, मनुष्य निर्माण मनुष्य के लिए किया जाता है, इसे हम छू भी सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, छू भी, जैसे आप मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, बस वगैरह है, ठीक है, बहुत सारी मोबाइल है आपके साथ में, टीवी आपके घर में, पंखा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, इनको हम निर्माण करते हैं। और भौतिक संस्कृति आदिम समाज की तुलना में आधुनिक समाज में अधिक पाई जाती, पहले ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती थी। आदिम का मतलब हुआ पुराने समय में, ठीक है, बीते हुए समय में, तो उस समय से ज़्यादा अब पाई जाती हैं आधुनिक समाज में जो अभी चल रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका कोई माप तौल, आकार एवं रंग आदि नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप बात करें यहाँ पे तो अभौतिक या फिर आप कह सकते हैं अमूर्त वस्तुएं होती हैं, समावेश की जाती हैं अभौतिक संस्कृति में। अमूर्त जिनका कोई मूर्ति नहीं होता, कोई रूप नहीं होता है, ठीक है, उनका कोई वजन नहीं होगा, माप तौल नहीं होगा, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, हाँ, जिनका कोई माप तौल नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखते हैं कि अभौतिक संस्कृति सामाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। इसके अंतर्गत प्रथाएं आती हैं, परंपराएं आती हैं, जनरीतियां आती हैं, रूढ़ियां आती हैं और भी सारी चीजें आती हैं। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी अभौतिक संस्कृति होती है, ये सामाजिकरण एवं सीखने की प्रक्रिया जो है क्या होती है, एक पीढ़ी से, जैसे आपके पिताजी थे वो बताते थे कि भैया सत्यनारायण की कथा सुनते रहना, जो कोई भी अच्छा सो काम करना होगा गणेश जी का नाम ले लेना, उनकी स्तुति कर लेना, नारियल फोड़ लेना। अब वो दादाजी करते आ रहे थे, दादाजी ने पिताजी को बताया, पिताजी करते आ रहे थे, पिताजी आपको बता रहे हैं, अब आप करोगे, आप अपने बच्चों को बताओगे, आपके बच्चे भी करेंगे, ठीक है। तो इनका कोई आकार नहीं होता है, इसमें प्रथाएं आती हैं, ठीक है, परंपराएं आती हैं, जनरीतियां आती हैं, रूढ़ियां आती हैं और भी सारी चीजें आती हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे आप लिखेंगे अभौतिक संस्कृति की अवधारणा एडवर्ड सफिर, किसने मेरे प्यारे दोस्त, एडवर्ड सफिर और बेंजामिन ली हार्फ, किसने, ली वार्फ के कार्यों पर आधारित सिद्धांत मानता है, ठीक है, कि भाषा वास्तव में सीमित करती है, क्या करती है, भाषा वास्तव में सीमित करती है और आकार देती है, जो आकार देती है कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखें। मतलब कह रहे हैं कि इनका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ये जो हमारी लैंग्वेज होती है ये इसको क्या करती है, सीमित करती है, क्या करती है, सीमित, एक दायरे में बांधती है और उनको आकार भी देती है, ठीक है, जैसे हमने बताया अभी कि नारियल फोड़ना चाहिए, अभी ये हमारी आवाज़ ही तो है, भाषा ही तो है, ये इसको सीमित कर रही है और इसको एक आकार भी दे रही है, तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है। तो इस प्रकार से जो है काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रत्येक समाज में सदैव दो प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान होती हैं, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। विकास के बहाव में दोनों आगे बढ़ती हैं, क्या होती हैं, विकास के बहाव में, मतलब जो डेवलपमेंट एक फ्लो में चल रहा है उसके में जो है दोनों साथ साथ में चलती रहती हैं। एक निश्चित समय के बाद भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक पीछे रह जाती है। मतलब कह रहे हैं एक समय ऐसा आता है जब ये भौतिक संस्कृति जो होती है ये बहुत आगे निकल जाती है और जो अभौतिक होती हैं जिनका कोई रूप नहीं होता थोड़ा पीछे ही रह जाती हैं, और इन दोनों के बीच एक गैप, खाई बन जाती है। इस खाई को ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, ठीक है। मतलब आप बता सकते हैं कि अभौतिक और भौतिक दोनों संस्कृति के बीच में जो गैप पाया जाता है, जो खाई पाई जाती है, उसी को हम सांस्कृतिक विलंबना कह सकते हैं। फेयर चाइल्ड महोदय ने लिखा भी है, उन्होंने क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, की संस्कृति के अंतः संबंध एवं अन्योन्श्रित दो भागों में परिवर्तन की गति के समकालीनता के अभाव को संस्कृति पिछड़न कहा जाएगा, ठीक है, जिससे संस्कृति में अव्यवस्था और या कुसमायोजन, ठीक है, क्या कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि सभ्यता से क्या अभिप्राय है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सभ्यता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास या सिविस
शब्द से हुई है, शब्दों से हुई है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे जिनका अर्थ होता है क्रमशः नगर या नगर निवासी, ठीक है। आगे आप लिखेंगे क्या इस दृष्टि से सभ्यता का अर्थ उन नगरों या नगर निवासियों से है जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल है, ठीक है। फिर आगे लिखना है आपको कि अन्य शब्दों में उच्च एवं विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। फिर मैकाइबर एवं पेज महोदय लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये भी लिख पाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन वहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि सभ्यता एवं संस्कृति में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। तो यहाँ पे आप डालेंगे सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर, पहली हेडिंग। पहला यहाँ पे बताएंगे कि सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है, ठीक है। सभ्यता क्या कहते हैं कि जो हमारे पास है, ये उस प्रकार की वस्तु है, और संस्कृति गुण है, एक क्या है, गुण है जो हमारे अंदर व्याप्त होती है। दूसरा बताते हैं भोजन, परिधान, मोटर, महल तथा अन्य पार्थिव या भौतिक पदार्थ सभ्यता के उपकरण हैं, ठीक है। परंतु भोजन करने, वस्त्र पहनने, मोटर चलाने, कला एवं महल बनाने का कौशल जो है ये संस्कृति में आता है, ठीक है। मतलब कहना है जो आप भोजन करते हैं, परिधान मतलब कपड़ा पहनते हैं, मोटर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, महल वहल में रहते हैं, तो ये आपके सब भौतिक पदार्थ हैं, ठीक है। ये भौतिक पदार्थ होते हैं, ये आपके किसमें, सभ्यता में आ जाते हैं। और जो जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कैसे आप मोटर चलाते हैं, कैसे आप महल में रहते हैं, ये या महल का निर्माण करते हैं, तो ये सारी सारी चीज़ें आपकी संस्कृति में आ जाती हैं। तीसरा आप अंतर यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि हमारी सभ्यता वह है जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न चौथा नंबर अंतर बताते हैं कि सभ्यता मनुष्य की कतिपय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली उपयोगी वस्तुओं का नाम है जो साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। आगे फिर आप लिखेंगे कि संस्कृति में मनुष्य की ये क्रियाएं व्यापार एवं अभिव्यक्तियां निहित हैं, ठीक है, जिन्हें वह साध्य के रूप में देखता है। पांचवा आप लिखेंगे सभ्यता का संबंध भौतिक पदार्थों से है, संस्कृति का संबंध कला तथा बुद्धि की जैसी अभौतिक वस्तुओं से है, ठीक है। तो ये आप 5 अंतर यहाँ पे बता पाएंगे। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है लोक संस्कृति किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोक संस्कृति निर्माण दो शब्दों से मिलके हुआ है, पहला तो लोक और दूसरा संस्कृति। लोक का अर्थ होता है ऐसे लोगों से जो प्रायः असभ्य तथा अशिक्षित होते हैं, ठीक है। फिर दूसरे आप लिखेंगे संस्कृति का अर्थ सीखा गया वह व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। लोक संस्कृति का वास्तविक अर्थ उस संस्कृति से है जो ग्रामीण तथा विशेषकर कृषक समाज के में उदय होती है और उसी समाज में विकसित होती है। ग्रामीण लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए जॉर्ज एम फोस्टर ने बताया है, क्या बताया है कि लोक संस्कृति को जीवन के एक सामान्य जीवन यापन की विधि के रूप में देखा जा सकता है जो एक क्षेत्र विशेष के रूप में अधिकतर गांवों, कस्बों, नगरों के कुछ लोगों या सभी लोगों की विशेषता के रूप में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 9वें नंबर का जवाब दे पाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक तत्व किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि किसी भी संस्कृति में संतुलन असंतुलन कह रहे थे, किसी भी संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है या संगठन अनेक तत्वों, इकाइयों, भागों तथा उपभागों से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर संस्कृति के टटवा, ठीक है, संस्कृति के टटवा या भाग छोटे से छोटे या बड़े से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं जिनमें जो पारस्परिक संबंध या आत्मनिर्भरता पाई जाती है उसी के कारण संस्कृति के ढांचे में संतुलन का संगठन उत्पन्न होता है। संस्कृति के विभिन्न उपादानों, ठीक है, क्या संस्कृति के विभिन्न उपादानों को जिनसे उनके ढांचे का निर्माण होता है, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक प्रतिमान, फिर सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। ये सभी क्रमशः संस्कृति के बढ़ने वाले उपादान हैं, ठीक है, क्या हैं, बढ़ने वाले उपादान हैं। और वह इस अर्थ में कि संस्कृति के तत्व लक्षण संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है जो परस्पर मिलकर एक संस्कृति संकुलन
संकुल, सॉरी संकुलन कह रहे हैं, संकुल का निर्माण करती हैं। ये संस्कृति संकुल संस्कृति के ढांचे में एक विशेष ढंग से व्यवस्थित रहती हैं, जिससे संस्कृति को एक विशिष्ट स्वरूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, पर संस्कृति ग्रहण के से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पर संस्कृति ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें दो असामान्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दो आसन्न संस्कृतियों अथवा सभ्यताओं के बीच संपर्क होने से लेने देने की प्रक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करती है। व्यक्ति के संदर्भ में, जब व्यक्ति किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आता है तो वह अपनी संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों और व्यवहारों के स्थानों पर उस समाज संस्कृति जिसके संपर्क में वह आता है कि कुछ आदतें, मूल्य और व्यवहारिक विशेषताओं को अपनाने लगता है। इसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। मतलब कह रहे हैं एक संस्कृति का आदमी जब दूसरी संस्कृति की चीज़ों को ग्रहण करने लगे तो उसको आप पर संस्कृति ग्रहण कह सकते हैं, सीधी सी बात है। पर संस्कृति ग्रहण को अंग्रेजी में एक्यू हाँ एक्यूलेटर एक्यूलरेट, ठीक है, एक्यूलरेट कहते हैं, एक्यूलरेट, ठीक है, हाँ एक्यूलरेट। और यह शब्द एक प्रकार का वर्ब होता है। पर संस्कृति ग्रहण का मीनिंग का पर संस्कृति ग्रहण करना मीनिंग इन इंग्लिश क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, एक्यूलेचर होता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आत्मसातकरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त आत्मसातकरण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सहयोग की स्थिति में व्यवस्थापन तथा आत्मसातकरण समता स्थापन के साधन होते हैं और असहयोग की स्थिति में प्रतिस्पर्धा, विरोध एवं संघर्ष की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं और अंततः सबल संस्कृति निर्बल संस्कृति को समाप्त कर समता स्थापित करती है। ठीक है, समता स्थापित करती है। फिर आगे आप लिखेंगे कि हमने हमें पहल से प्रबंधन में आत्मसातकरण और पुनः पहल एक परिवर्तन में इस चक्रीय स्वरूप को स्वीकार करना होगा। परिवर्तन के कुछ पहलुओं की माप विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास इत्यादि जैसे सूचकांकों से की जाती है, जबकि अन्य पहलू जो किसी राष्ट्र को लोकचारी, क्या मेरे पास दोस्त, किसी राष्ट्र को लोकचारी और मानस तथा इसकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं, उन्हें सही सही नहीं मापा जा सकता है। परंतु ये परिवर्तन भी पहल और आत्मसातकरण को प्रभावित करते हैं। भारत एक जीवंत सभ्यता है, क्या है, एक जीवंत सभ्यता है जिसमें आत्मसातकरण, समझौता और सहिष्णुता की सदियों पुरानी परंपरा है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न यही आपसे पूछ रहा है कि अगरबन की पुस्तकों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सोशल चेंज पहली थी और दूसरी आपकी थी हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। क्या थी, हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकार्यवाद के जन्मदाता का नाम एवं उनकी पुस्तकों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रकार्यवाद का जनक हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। इनकी 3 पुस्तकों के नाम निम्न है। ठीक है, पहली यहाँ पे बताई गई है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी और उसके बाद फास्टे प्रिंसिपल। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, संस्कृति शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, टाइलर के द्वारा अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रिमिटिव कल्चर 1970 से 71 के बीच में लॉन्च हुई थी, में पहली बार संस्कृति शब्द का उल्लेख किया गया था। अतः संस्कृति का जनक टाइलर को कहा जा सकता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।